नमस्कार। कुछ 2-3 सप्ताह के बाद हम मिल रहे हैं। एक तो दिवाली थी और भी कुछ कारण थे, तो कुछ ये अपना ध्येय हो नहीं पाया। आज शुरू करते हैं। राजयक्ष्मा की संप्राप्ति हम अलग अलग तरीके से देख रहे थे। अभी धातु क्षयजन्य राजयक्ष्मा की संप्राप्ति हम देख रहे हैं। जैसा कि मैंने कहा है कि हम जब ये इमड़ी होने के बाद या अपनी खुद चिकित्सा शुरू करने के बाद जब चरक पड़ते हैं, तब चरक का एहसास कुछ और ही होता है। जब तक हम पढ़ाई कर रहे होते हैं तब तक सब चरक से कुछ मालूमात कर लेते हैं कि ऐसा है वैसा है, पर जब हम प्रत्यक्षतः रुग्ण देखते हैं, अपनी जवाबदेही पर रुग्ण देखते हैं, तब चरक का मार्गदर्शन अलग होता है और उसका स्तर ऐसा होता है कि उसमें आपको सिर्फ जिस बात की आप मालूमात चाहते हो उसकी नहीं, बल्कि और भी कुछ 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 उससे आपको मालूमात हो जाती है। और कुछ आगे वाले प्रवासों पर भी, एक जैसे कि समुद्र पर एक दीप स्तंभ होता है, वो आपको एक वहां पे एक प्रकाश डालता है उस रास्ते पर, और उस रास्ते पर प्रकाश डालता है तो समझ में आता है कि ये रास्ता कहाँ जा रहा है, कितना जा रहा है और क्या क्या है इसमें। वैसे ही अभी आप लोग इस अवस्था में जब चरक पड़ेंगे, तब आपको आगे वाले कुछ रास्ते भी दिखाई देंगे। तो शुरू करते हैं। ईर्षोत्कंठा भयत्रास क्रोध शोकातिकर्षणात् अतिव्यवाय अनशनात् शुक्रम मोजस्य हीयते। ईर्ष्या, उत्कंठा, भय, त्रास। अभी इसका एक आप विश्लेषण कर सकते हैं कि ये जो हेतु है, ये जब दीर्घकाल चलेंगे तभी ये सब गड़बड़ होने वाली है। कुछ लोग ही ऐसे होते हैं, आपने कॉलेज में देखा होगा कि एक ईर्ष्या रहती है, और वो ईर्ष्या इतनी अलग तरीके की होती है, इसका मैनिफेस्टेशन अलग अलग तरीके से होता है कि उनको कोई उनकी स्कूटी हो या बुलेट हो या कार हो, उनको कोई ओवरटेक करे तो उनको अच्छा नहीं लगता। ऐसी भी एक ईर्ष्या होती है। कोई पहला आए उनको अच्छा नहीं लगता, उनसे कोई आगे जाए तो अच्छा नहीं लगता। उत्कंठा, ये भी एक बहुत भाव आपने देखा होगा। अब ये जो पढ़ते समय जो दिखता है ईर्ष्या उत्कंठा, ये तो स्वाभाविक है, उम्र का तकाजा है तो हो जाएगा। लेकिन ये उम्र होने के बाद भी जब यही चालू रहता है तो स्वभाव का एक वो अभिन्न अंग बन जाता है। मुझे कुछ ऐसे मेरे मित्र है कि वो ईर्ष्या, वो उनको अभी भी अच्छा नहीं लगता कोई उनको ओवरटेक करके जाए, तो एक ईर्ष्या रहती है कि मैं ही पहला, मैं ही पहला, क्यों पहला, बस मैं ही पहला रहूं। ऐसे कुछ मैंने साइकियाट्रिक पेशेंट भी देखे हैं। जब मैं मेरे दोस्त की साइकियाट्रिक की ओपीडी अटेंड करता था, वो जन्म से ही उसका चलना शुरू हो गया, पहले सब पीयर के लोगों में पहले उसका बोलना शुरू हो गया, जितने भी उसके समकालीन बच्चे थे उसमें वो पहले बोलने लगे। वो पहला आता रहा, पहला आता रहा, कॉलेज में पहला, स्कूल में पहला, सभी जगह पहला पहला पहला। और उसके बाद उस पर इतना कुछ परिणाम हो गया कि उसे पूरा 1-2 साल साइकियाट्री की ट्रीटमेंट लेनी पड़ी। तो कहने का मतलब यह है कि ये ईर्ष्या हो, उत्कंठा हो, भय हो, त्रास हो, क्रोध, शोक, अतिकर्षण,
अति व्यवहार, अनशन वगैरह जो हेतु है, ये जब दीर्घकाल चलते रहेंगे तभी ये सब संभव है। जो स्कूली अवस्था में या कॉलेज की अवस्था में एक स्वाभाविकता रहती है, ईर्ष्या, उत्कंठा, भय, वो तो ठीक है, वो काल के बाद चली जाती है। लेकिन अगर आप बड़े हो गए, 25-30 साल के हो गए और उसके बाद भी यही आपका हाल रहा, तो आपका ये आगे होने वाला है। अभी अतिकर्षण, अतिकर्षण जो हेतु है वो स्वतंत्र हेतु नहीं रहता, वो ज्यादातर परतंत्र हेतु रहता है। कहने का मतलब ये है कि कोई अपने दिमाग से अतिकर्षण नहीं करता है। एक काम का कुछ जो पेट भरने के लिए व्यवसाय करता है, उसका ही कुछ अलग से परिणाम हो सकता है, या रहने की सहने की व्यवस्था जो है उसका भी एक परिणाम हो सकता है। लेकिन ये अपने मन से कोई अपना अतिकर्षण नहीं करता। उसके बाद अति व्यवहार, तो अति व्यवहार ये भी मैंने ज्यादा केसेस नहीं देखे हैं, पर एक केस जो मेरे गुरुजी के पास आई थी, वो उसका उम्र तब भी लगभग 50 साल के बाद, 50 के उम्र का था वो पति, और वो पूरे दिन रोज कम से कम 2-3 बार व्यवहार करता था। वो तो ठीक था, उसकी पत्नी को कुछ दौर्बल्य आ गया था और एक विषाद आ गया था। तो मैंने सिर्फ एक ही केस आज तक, केस सच एक देखी है कि अति व्यवहार ये रोज 2-3 बार, और कितने सालों से, लगभग ये 30 साल में, 30 या उससे भी थोड़ी उम्र में उसकी शादी हो गई थी वो आदमी की। और तब से कोलटकर गुरु जी के पास जब आया था तो 50 की उम्र का था। तब उसने कहा कि नहीं, मुझे रोज कम से कम 3-4 बार तो करना ही पड़ता है। लेकिन वो हट्टा कट्ठा था। उसकी बीवी जरा मुख्यतः ऐसी बात है कि उसकी बीवी चिकित्सा के लिए आई थी कि मुझे बहुत थकावट होती है। तो गुरु जी ने पूछा कि सेक्सुअल हिस्ट्री के बारे में पूछा, तब उन्होंने बताया। तो गुरु जी ने कहा आप बाहर जाओ, आपके पति को भेज दो, उनको जरूरत है चिकित्सा की। और गुरु जी ने उनको कुछ दवाई दिया, अभी वो क्या दिया चिकित्सा में भूल गया। लेकिन ऐसे मैंने आज तक एक ही केस देखी है अति व्यवहार की। तो ठीक है। अनशनात, अभी अनशन जो भी है, वो अनशन करने वाले लोग या तो धार्मिक कारणों से करते हैं, या अभी कुछ जैसे कुछ कर रहे थे कि राजकीय कारणों से उपवास। अभी ये अगर ये भी अनशन कुछ 7 दिन का है, 5 दिन का है, तो कुछ गड़बड़ होने लगा। लेकिन आमरण अनशन करने वाले कुछ लोग हैं, उनका तो शुक्र मोजस, शुक्र और ओजस दोनों का क्षरण होना स्वाभाविक है। उसके बाद क्या होता है, तथा स्नेह क्षयाद वायुर्वृद्धो। अभी यहाँ पे जैसे कि मैंने पिछली बार कहा था कि वात के वृद्धि के जो कारण है वही वात के क्षय के भी कारण है। अभी यहाँ की स्नेह नहीं मिल रहा है तो वायु वृद्ध हो जाता है। ये एक सही उल्टा कारण है कि स्नेह क्षयात वायु वृद्धो। यहाँ पे स्नेह क्षय हो गया तो स्नेह के जो विपरीत गुण है उसको जगह मिल गई, तो उसका कारण रुक्ष गुण बढ़ गया। स्नेह क्षय होने के कारण रुक्षता वहां पे दिख रही है। उसके बाद ये हो रहा है कि वो वायु वृद्ध हो गया, और वो वृद्ध वायु दोषौ उदीरयन। अभी यहाँ पे देख लीजिए आप कि पहले जो 21वें श्लोक में था, तथा वेद प्रतिघाता कफ पित्ते समीरयन। अभी अध्ययन करने के लिए ये सब आपको छोटे छोटे शब्दों का ध्यान देना पड़ेगा। यहाँ पे लिखा है उदीरयन, पिछली बार लिखा था समीरयन, आगे कुछ और भी लिखा होगा। तो इन शब्दों का भी कुछ ना कुछ अर्थ रहता है, उसमें कुछ विशेषता रहती है, तो ये ध्यान में लेना आपके लिए जरूरी है। अभी ये आप देख लीजिए कि ईर्ष्या, उत्कंठा, भय, त्रासा, ये सब आपके, आप एक जनरल जिसको बर्ड्स आई व्यू कहते हैं ऐसे देख ले, तो ये सब एंजाइटी के परिणाम है, अधीरता के परिणाम है, एक स्थिरता नहीं है। तो ऐसे इसके लिए आप जब एंजाइटी के पेशेंट देखोगे तब ये आपके लिए एक अध्ययन का विषय हो जाता है कि अगर ये एंजाइटी के पेशेंट है
तो उनका परिणाम स्नेह क्षय पर हो रहा है क्या, उसके कारण वात बढ़ रहा है क्या, या वात बढ़ने के कारण एंजाइटी है, या स्नेह क्षय के कारण एंजाइटी के कारण ईर्ष्या, उत्कंठा, भय, त्रास, ये सब एंजाइटी के मैनिफेस्टेशन है अलग अलग। तो इस एंजाइटी के कारण अगर कुछ हो रहा है तो उसके लिए एक स्नेह क्षय की संप्राप्ति ध्यान में लेना जरूरी है। तो ये आपके लिए एक थोड़ा सा रिसर्च का पहलू बन जाता है, चिकित्सा का एक पहलू बन जाता है। आप अगर अभी आप अगर देख ले, अभी की जो वातावरण है यहाँ पे एंजाइटी की लेवल इतनी बढ़ गई है, इतनी बढ़ गई है। आप अगर ट्रैफिक में भी ठहरे तो कहीं एक 50 मीटर पर वो सिग्नल चालू होता है, तो ये सिग्नल से वो जो कोई आदमी है, बच्चा है, बेटी है, 50 मीटर दूर रहती है, लेकिन वहीं से भी हॉर्न बजाना शुरू करती है। जैसे कि अगर वो 50 मीटर आगे कोई ट्रक खड़ा है तो वो इसका हॉर्न लेकर सुन के आगे जाने वाला है। इतनी बहुत एंजाइटी अभी आपको दिखाई पड़ेगी। और ये क्यों है? बस कुछ नहीं है, बस है। तो इनका परिणाम उनके काम पर होता है, पूरे दिन के व्यवहार पर होता है। और यहाँ से आपको एक मिल गया कि इस एंजाइटी का परिणाम स्नेह क्षय पर, स्नेह क्षय पर होता है क्या, स्नेह का क्षय होता है क्या, और स्नेह का क्षय होने के कारण वायु वात बढ़ता है क्या, और उसका परिणाम अलग अलग तरीके से सोच सकते हैं। हमारे एक मित्र थे, है मने, उन्होंने तो एक आर्टिकल लिखा था हॉर्निया। उन्होंने कहा था एक सामाजिक स्तर पर एक हॉर्निया नाम का एक ये दिखता है, व्याधि दिखता है। जब भी खड़े होते हैं हॉर्न बजाते हैं, बस एंजाइटी, बस उसको कुछ क्यों बजाया भैया, नहीं बस ऐसे ही। तो एक हाथ जाता ही है वहां पे। ऐसा है, उन्होंने एक आर्टिकल लिखा था कि हॉर्निया, हर्निया जैसे हॉर्निया। तो ये आप देख ले कि आप कहीं होटल पे जाते हैं तो स्थिरता से बैठ के ऑर्डर नहीं देंगे, इतनी एंजाइटी रहती है, इतनी एंजाइटी रहती है। रास्ते में चल रहे हैं तो एंजाइटी इतनी रहती है, भाग भाग दौड़ भाग दौड़ भाग दौड़। क्यों ऐसा करते हैं मालूम नहीं, लेकिन वो होती है। तो ऐसे लोगों के लिए आपके क्लिनिक में भी आते हैं ना, तो शांति से बैठेंगे नहीं उनका नंबर आने तक, 10 बार चक्कर लगाएंगे, अपनी केबिन में आप झाँक कर देखेंगे। ऐसी एक अस्वस्थता रहती है, कितना टाइम लगेगा, आप अंदर आके बैठ जाते तो आधा घंटा लेंगे। लेकिन उनको आने के ऐसे कुछ मेरे पेशेंट है एंग्जाइटी वगैरह, तो उनको मैं एक तो 4 बजे ही बुला लेता हूँ, 4 बजे आ जाओ आप। तो वो 3:50 से ही वहां पे द्वार पे खड़े हो जाते हैं। ऐसे भी लोग हैं, ऐसी भी एंग्जाइटी होती है। तो आप उनको देख लो कि यहाँ का परिणाम, ऐसी एंग्जाइटी का परिणाम उनके स्नेह क्षय और स्नेह क्षयजन्य वात वृद्धि पर होता है क्या, हो रहा है क्या, ऐसा आप देख सकते हैं। तो अभी यहाँ पे उन्होंने कहा है कि ऐसे वात वृद्धि के कारण दोष दोष दो दोष है, वात वात कर रहा है, पित्त और कफ उद्दीरित हो जाते हैं, और उसके बाद प्रतिशाय, ज्वर, कास, अंगमर्द, शिरोरुजा, श्वास, विड़भेद, अरुचि, पार्श्वशूल, सुरक्षय, अवसंता, ये एकादश गद उत्पन्न हो जाते हैं। अभी यहाँ पे देख लो आप, प्रतिशय तो पहले भी हो गया, यानी कि पहले हेतु से भी हो गया, ज्वर पहले हेतु से, लेकिन यहाँ की संप्राप्ति ही अलग है। तो स्वाभाविक रूप से चिकित्सा भी अलग होगी। यद्यपि रूप सब समान दिखाई दे रहे हैं, प्रतिशय, ज्वर, कास, बस वही लिस्ट है जो पहले आई थी, थोड़ा बहुत इधर उधर, लेकिन वही है। लेकिन अभी विड़ भेद, यहाँ पे विड़ भेद की चिकित्सा क्या होगी, आपको सिर्फ उसको स्नेह खिलाना है। यहाँ के श्वास की चिकित्सा क्या होगी, आपको ज्यादा से ज्यादा उसको स्नेह खिलाना पड़ेगा। कास की चिकित्सा वही होगी, प्रतिशय की चिकित्सा भी वही होगी, कि पहले आपको स्ट्रेटेजी, वो उसका आप प्रतिशय का निदान वात पित्त कफ बाद में करें। लेकिन अगर आपको ये हेतु पता है, तो हेतु पता होने के कारण आप उसकी चिकित्सा स्नेह क्षयजन्य वात वृद्धि जन्य दोषों का उदीरण, ऐसा आपको एक समीकरण मिल गया। तो ये सब लिंगानि आवेदयन्ति एतानि एकादश महारथम, ये सब लक्षण, एक या दो या तीन ऐसे नहीं, सबसे ज्यादा इसके लक्षण या दिखाई पड़ते हैं। तो संप्राप्तम राज्य यक्ष्माणम क्षयात प्राण क्षय प्रदम। अभी इसमें
ध्यान देने की बात क्या है कि ईर्ष्या, उत्कंठा, भय, त्रास, ये सब जो है ये दीर्घ काल चलते हैं। अभी दीर्घ काल का मतलब कम से कम 1 2 3 साल तक अगर ये चलते हैं तभी इस प्रकार का राजयक्ष्मा संभव है। ये अगर ईर्ष्या कुछ काल के लिए है, कुछ हो रहा है, कुछ तत्कालीन एंजाइटी है उसके कारण हो रहा है, या अति व्यय भी शादी के बाद अगर 1 साल भर तक अति व्यय करते हैं तो उसमें जाकर कोई ये होने वाला नहीं है, क्या राजयक्ष्मा होने वाला नहीं है। शादी नहीं नहीं हुई है, पूर्वतः कुछ शारीरिक संबंधों का अनुभव नहीं है, हो सकता है ऐसे भी लोग आज के काल में भी, तो थोड़ा फार ये एक अलग सी एंग्जाइटी होना स्वाभाविक है। तो 1 साल तक ऐसे लोगों को अति व्यवहार लेबल करना भी अच्छा नहीं है। हो सकता है ज़्यादा दिन में कई बार भी उनका एक व्यवहार हो सकता है, तो इसके लिए उनको संप्राप्ति का लेबल लगाना ठीक नहीं है। अगर ये 2 3 साल भी चलता है तो ये आप जरूर संप्राप्ति का एक संबंध हो सकता है, सोचिए। ऐसे ही अन्नछन, अगर खाना खाने को नहीं मिल रहा है, कुछ कारण है, काम की व्याप्ति है या एंजाइटी, काम की इतनी उलझे हुए रहते हैं, ऐसे वर्कोहलिक कहते हैं ना उनको, कि इतने काम में उलझे रहते हैं कि उनको ये ऐसा लगता है कि ये खाना जरूरी नहीं है। और एक थोड़ी बड़ाई मार लेते हैं कि नहीं नहीं, खाना भी ना जरूरी नहीं है, मैं तो काम करता रहता हूँ। ऐसे भी कुछ मेरे मित्र हैं, बड़े हैं, आईएएस वगैरह है, तो उनको एक अपनी एक बढ़ाई है कि मैं सिर्फ 3 4 घंटे ही सोता हूँ। तो मैंने कम से कम 50 बार तो कहा है उनको कि यार ये अच्छा नहीं है, 4 घंटे सोते हो ये अच्छा नहीं है, आप जरा 6 घंटे सोया करो, नहीं तो स्नेह क्षय हो जाएगा आपका। और उसका ये विड़भेद होता है। ऐसे जो अति जागरण करते हैं, 4 घंटा ही सोता हूँ, क्यों नहीं, वो काम बहुत रहते हैं, काम बहुत रहते हैं तो 6 घंटा तो कम से कम सोना चाहिए। तो ऐसा स्नेह क्षय होने, ये क्या है कि अलग तरीके का स्नेह क्षय है। तो ऐसे भी लोग रहते हैं कि जो अपनी क्या बोलते हैं, अपना एक सिद्ध, अपने को सिद्ध करने के लिए ये ऐसा अनशन या अतिकर्षण करते रहते हैं। तो 2 3 साल अगर ये हो जाता है तो स्वाभाविक रूप से ये संप्राप्ति शुरू हो जाती है, ऐसा मेरा अनुभव है। चलो आगे चलते हैं। अभी विविधानि अन्नपानानि वैषम्येण समश्नतः जनयन्ति आमयान घोरान विषम विषमामान मारुतादयः। अभी यहाँ पे विविधानि अन्नपानानि, अभी विविध यानी के हितकर अहितकर, भोज्य पेय चोषलेय, ये सब वैषम्येण समश्नतः, उसका विषमता है, उसकी कुछ ये अभी यहाँ पे एक देख लीजिए, एक रस साथ में अनेक रस साथ में, ये अलग बात है। और विविधानि अन्न पानानि वैषम्येण, ये अलग बात है। अभी मैं शिरसी के मठ में गया था, कर्नाटक में है वो, बड़ा अच्छा स्थान है, आप भी जरूर जाए वहाँ पे। वहाँ पे वैदिक परंपरा में अध्ययन होता है, और सिर्फ वेद नहीं पढ़ते वो, बड़ा ही अच्छा माहौल है वहाँ का। तो वहाँ पे एक टिपिकल कर्नाटक की भोजन होता है, यानी कि चावल, इतना ढेर सारा चावल, पहला आता है सांबार, सांबार में ढेर सारी सब्जियां, और जैसे कि हम पुणे में इतने बड़े टुकड़े नहीं करते सब्जियों की, लेकिन वहाँ पे बड़े बड़े टुकड़े और सांबार, ये सब तो सब्जियां और सांबार, यानी कि सब्जी मिलाया हुआ सांबार, ये पहला राउंड होता है। तो जो चावल लेते हैं अपने कदली के पत्र पर, या उनका अपना भोजन का पात्र रहता है खुद का, उन बटुओं का, विद्यार्थियों का, हम तो मेहमान थे इसलिए हमारे कदली पत्र हमें दिया गया था।
तो पहला जो राउंड करते हैं वो चावल का, ढेर सारा चावल, उसके बाद सांभर। तो ये जो चावल आपने ले लिया है अपने कदली पत्र पर, उसमें से थोड़ा सा निकाल के सांभर के साथ, उसके बाद आ जाती है तमड़ी। ये नारियल के दूध की एक तमड़ी बनती है। वो तमड़ी भी अलग अलग प्रकार की बनती है। मुझे ऐसा पता चला कि लगभग 150 प्रकार की तमड़ी बनती है वहाँ पे। तो तमड़ी, नारियल का दूध और उसमें ओवा के पत्र रहते हैं या नागवली के पत्र रहते हैं, अलग अलग सी तमड़ी बनती है। तो 1/3 राइस उसके साथ, चावल उसके साथ। और तीसरा आता है मज्जिगे यानी तक्र। तो मज्जिगे के साथ यानी तक्र के साथ बचा हुआ 1/3 राइस, ऐसा ही उनका खाना है रोज का। तो हम गए थे तो उस दिन कुछ विशेष उनका प्रयोजन था। तो पूरण की पोड़ी आ गई वहाँ पे। अभी पूरण की पोड़ी हम लोग महाराष्ट्र में खाते हैं, सब जगह खाते हैं, लेकिन उनका कुछ अलग ही माहौल था सब। तो अलग माहौल क्या था? तो अभी हम लोग पिछले बार एक वैद्य के साथ गए थे, हमारी एक सहेली थी। तो उन्होंने कहा ये इतना 4-6 घंटा 8 घंटा वैदिक पठन करते हैं तो उनका स्नेह नहीं चला जाता इनके पेट में। तो ये बताने की जरूरत है। मैंने कहा ये अपना दिमाग लड़ाने की जरूरत नहीं है यहाँ पे। वो जो स्वामी जी है वो देख लेंगे, उनकी उनकी परंपरा कुछ चलती रहती है। जब तक हमें यहाँ पे कुछ स्थान नहीं तब तक बताना जरूरी नहीं है। अगर हम 2-4 साल हर रोज हर बार आते हैं, उनके सुख दुख में अगर सम्मिलित होते हैं तब सूचना देना अलग बात है। पहली बार जब आए तो अब हम सूचना देने लगेंगे तो उनको अच्छा नहीं लगेगा। तो कहने की बात यह है कि अभी वो पूरण पोड़ी आ गई। और एक अचंभे की बात यह है कि पूरण पोड़ी के साथ जो घृत आया था, वो घृत परोसने वाला जो लड़का था, वो जिस पात्र से, हिंदी में क्या कहते हैं मुझे मालूम नहीं, मराठी में डाव कहते हैं, डाव। जिस पात्र से हम लोग मराठी में आमटी कहते हैं या जो सांबार रहता है ना, वो जो जिस पात्र से परोसते हैं, उसी पात्र से वो वो पूरण पोड़ी पर घृत परोस रहा था। यानी कि ये जो छोटी कटोरी भरकर जो सांबार आता है एक वो पात्र में, उतना उसने घृत एक पोई पर डाल दिया। तो मैं तो हैरान रह गया कि, और वो सब खा रहे थे, वो सब लोग इतना घृत, यानी लगभग 100 ml वो घृत होगा पूरी कटोरी भरकर, और उन्होंने लोगों ने अच्छी तरीके से वो खा ली। तो ये अभी ये इसको विविधानी अन्न पानानी नहीं कहेंगे क्योंकि ये रोज खाने वाला नहीं। विविधानी अन्न पानानी यानी कि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो जितने भी खाने के प्रकार है, जैसे कि हम होटल में जाते हैं, अला कार्ट मेनू बोलते हैं, वो अला कार्ट मेनू जो है उसको बोलते हैं विविधानी अन्न पानानी। यानी अगर आप कभी मौका नहीं मिले तो जरूर मिलेगा आपको, 5 स्टार होटल में चले गए या 7 स्टार होटल में चले गए, तो यहाँ पे जब आप ठहरते हैं तो आपको ब्रेकफास्ट भी उसमें उसी के अंतर्भूत होता है। तो जो ब्रेकफास्ट रहते हैं ना, उसमें कम से कम 50 या 60 पदार्थ रहते हैं। मराठी रहता है, उसमें पोहे रहते हैं, उपीट रहता है, ये रहता है, वो रहता है, डोसा बनता है। तब ऐसा मैंने देखा है कि लोग सब 50 में से कम 5 या 10 प्रकार खा लेते हैं। और वो इतना खा लेते हैं कि दोपहर की भूख ही ना लगे, क्योंकि उनको बहुत काम होते तो शाम को ही खाना मिलेगा, इस एक धारणा से वो खा लेते हैं। तो ये जो है वो विविधानी अन्न पानानी वैषम्यण समझना। चीज रहता है वहां पे, चीज और कोल्ड ड्रिंक, ये तो नॉर्मल खा रहे थे। तो ये जो है ये विषम है अन्नपान, विरुद्ध है अन्नपान। ऐसे समझता एक बार ही खा लेने के का एक खाते। तो आप होटल में भी जाकर देख सकते हैं, ब्रेकफास्ट में अगर आप चले गए होटल में तो आप देख सकते हैं कि विविधानी अन्न पानानी वैषम्यण कैसे खा लेते हैं। और ऐसे अपने खुद कारणों के कारण या परवश होने के कारण ऐसे बहुत साल खाते रहते हैं लोग।
ऐसा आपने देखा होगा, पर्टिकुलरली जो यहाँ पे काम के लिए पुणे में आते हैं या किसी गांव में चले जाते हैं, तो उनका उन पर ये कंट्रोल नहीं रहता कि क्या खाए, जो मिलता है वो खा लेते हैं, जब मिलता है वो खा लेते हैं। अभी मेरा क्लिनिक जहाँ पे है वहाँ पे एक ये है, एक सराफे की दुकान है, और उसका ये जो भोजन करने का जगह है वो मेरे क्लिनिक के बिल्कुल नीचे एक छोटा सा उनकी जगह है। वहाँ पे वहाँ के स्टाफ लोग आकर वहाँ पे खाना खाते हैं। तो 12 दोपहर के 12 बजे से लेकर एक आदमी आता है, दो आदमी आते हैं, और मैं तो 2 बजे घर चला जाता हूँ और 4 बजे वापस चला जाता हूँ क्लिनिक में। तब 4 बजे में जब क्लिनिक में जाता हूँ तब भी कोई आदमी वहाँ पे खाना खाता रहता है। और वो जो खाना खाते हैं ना, वो एक तो समय का सत्यानाश करते हैं, और जो भी मिलता है उन्हें वो खा लेते हैं। यानी कि आज एक्स ने कुछ ये लाया है तो वो खा लेते हैं, वाई ने कुछ ये लाया है तो वो खा लेते हैं, जेड ने कुछ ये लाया है तो वो खा लेते हैं, अपना खुद खा लेते हैं, किसी और का खा लेते हैं। तो ये सब जो है वो विविधानि अन्नपानानि वैषम्येन समझ लेता है। और ये ऐसी दुकान है, ऐसे बैंक है, ऐसे सरकारी कर्मचारी है, तो ये लोग क्या करते हैं, ऐसे सालों साल वही खाते हैं, इकट्ठा बैठकर खाना खाते हैं। आप ही खाना खाते होंगे, डॉक्टर जो एमडी कर रहे हो। लेकिन ऐसी अगर आदत लग गई है आपको, तो इस आदत से थोड़ा बचना चाहिए। ये आपको कहने की जरूरत है पेशेंट लोगों को, कि पेशेंट को आप ऐसे नहीं कि उसको राजयक्ष्मा होने के लिए आप ठहरे, उसको ठहरने की जरूरत नहीं है। जिस तरह आप ये सब जो चरक के सूत्र है ना, ये आपको अलग अलग बातें बताते हैं, ऐसा मैंने कहा। तो आप खाने की जो पूछताछ करते हैं लोगों की, खाने के पूछताछ में ये भी आप पूछ लीजिए, क्या आप विविधानि अन्नपानानि वैषम्येन खा लेते हैं क्या? आप इकट्ठा बैठकर 4-5 लोग खाना खाते हैं क्या? तो इकट्ठा बैठकर खाना खाते हैं तो बिल्कुल अजपन अहसन ऐसा होता नहीं ना, कुछ तो अजलपन, वो कुछ बातें करते करते खा लेते हैं। और ये अजलपन अहसन तो होता नहीं, जलपक करते हैं, बड़बड़ करते हैं, हंसते हैं, खाना कुछ विनोद होता है। और उसके बाद विविधानि अन्नपानानि, वहाँ पे एक केरली होगा तो केरली फूड होगा, कोई साउथ इंडियन का मलयाली होगा तो मलयाली फूड होगा, कोई नॉर्थ इंडियन होगा, हरियाणा का होगा तो हरियाणवी फूड होगा। और तेल भी अलग अलग होगा, बंगाल से कोई आता है उसी कंपनी में तो वो नदी के फिश खाएगा, और वहाँ पे गोवा का कोई आता है तो वो अपने समुद्र वाले फिश खाएगा। तो ऐसा ये सब जो होता है, ये सब विविधानि अन्नपानानि वैषम्येन में समाविष्ट होता है। और ऐसे अगर किसी को एक आदत सी लग गई, या ऐसे कुछ इकट्ठा बैठकर खाने की आदत ही होती है, या एक उनका माहौल होता है, तो ये आगे चलकर आप बता सकते हैं कि ये जो है आपको गड़बड़ हो जाएगी। और किस कारण गड़बड़ हो जाएगी? जयंती आमयान घोरान विषमान मारुतोदया। तो विषम आमा मारुतोदय जनयंती आमयान। तो यहाँ पे, अभी यहाँ पे देख लीजिए, विषम जो मारुतोदय है, तीनों के तीन, अभी तो बता दिया कि वात समीरण होता है या वात उदीरण होता है। अभी यहाँ बता दे कि जनयंती आमयान घोरान कौन? मारुतादय, तीनों के तीनों यहाँ पे अमय यानी व्याधि की उत्पत्ति करते हैं। कौन कौन सी उत्पत्ति कैसे करते हैं? श्रोताओं से रुधिरादीना वैषम्याद विषम गतः ऊर्ध्वा रोगाय कल्पन्ते पुष्यन्ति न च धातवः। तो रुधिर जैसे जो बाकी जो स्रोतस है वो विषम हो जाते हैं, और पुष्यन्ति न च धातवः, वो धातुओं का पोषण जो होना चाहिए वही होता नहीं। यानी कि जैसे आपने देखा था कि अनुत्पाद रूपी क्षय होता है, वैसे ही रुद्ध्वा रोगाय कल्पन्ते पुष्यन्ति न च धातवः, धातुओं का पोषण जो होना चाहिए वो नहीं हो रहा है, इसी कारण ये सब गड़बड़ हो जाती है। उसका और क्या क्या होता है? प्रतिशायम प्रसेकंच खासम छर्दि मरोचकम ज्वरम अवसावितापंच छर्दनम रुधिरस्य च पार्श्वशूलम शिरशूलम स्वरवेदम अथापि च कफपित्तानिलकृतम लिंगम विद्या यथाक्रमम्। अभी कफ पित्त ये जो लिंग बताया है, कफ पित्त अनिल के प्राधान्य से यह होता है। अभी ये रूपम एकादश विधम हेतुशोक्त चतुर्विधा, 4 प्रकार के हेतु आपको बताए गए। अभी यहाँ पे ध्यान देने की बात कौन सी है कि अलग अलग तरीके से अलग अलग प्रकार का राजयक्ष्मा होता है।
स्वाभाविक रूप से उसका चिकित्सा का एक सूत्र ही अलग होगा। व्यक्ति व्यक्ति सामान्य चिकित्सा सूत्र तो यहाँ आगे हम पढ़ने वाले हैं, लेकिन प्रति व्यक्ति उसका चिकित्सा सूत्र, उसको देखने का तरीका ही अलग होगा। उसकी दर्शन परीक्षा अलग होगी, उसकी स्पर्शन परीक्षा अलग होगी, उसका प्रश्न परीक्षा भी अलग अलग होगी। प्रश्न परीक्षा से ही पता चलेगा आपको ये क्या, कौन सी प्रकार का ये यक्ष्मा है या नहीं। और ये यक्ष्मा तो एक अलग बात है, लेकिन जो दैनंदिन व्यवहार में आपको प्रतिशाय या कास या छर्दी ये सब दिखाई पड़ते हैं, उसमें आपको ये हेतु देखना ये भी जरूरी है। बहुत बार क्या होता है कि प्रतिशाय है, और तो क्या बच्चा क्या खाता है, क्या पीता है, वात क्या सेवन करता है, इतना देखा जाता है। लेकिन ये वैषम्य समझना था, ये हेतु कहाँ पे देखा है बच्चे के बारे में। हम पिछली बार जो बताया गया है कि ऋषो उत्कंठा अतिव्यवहार, ये तो बच्चे के बारे में संभव नहीं है। लेकिन विविधानि अन्नपानानि वैषम्येण समझना था, ये तो छोटे बच्चे स्कूल जाने वाले को हो सकता है। तो आप उनकी जरा टिफिन की भी कैसा खाते हैं, क्यों खाते हैं, कितना खाते हैं, ये सब की एक प्रश्न परीक्षा करें तो ये अच्छा होगा। तो इस तरीके से ये चार प्रकार के हेतु से, चतुर्विध चार प्रकार के हेतुओं से चार प्रकार का राज्यक्षमा यहाँ पे उत्पन्न होता है। ये इतनी बात कही कही गई है। अभी इसके बाद पूर्व रूप की चर्चा करेंगे। ठीक, अभी टाइम 2 मिनट 20 सेकंड है। मुझे लगता है अभी जरा थोड़ी गैप लेंगे 5 मिनट की, 5 मिनट के बाद वापस आ जाएंगे। तो ये पूरा पूर्व रूप का सत्र शुरू करेंगे। तो चलते हैं। अभी चतुर्विध हेतु देख लिए हम लोगों ने। अभी पूर्व रूप की ओर चलते हैं, आगे वाले श्लोक देखेंगे। अभी यहाँ पे आप देख लीजिए कि राजलक्ष्मण पूर्व रूपाणी, बाकी सब अध्यायों में या अलग अलग व्याधियों की जो निदान चिकित्सा की एक मेथड है, आप देख सकते हैं कि ऐसा नहीं है कि चरक ने एक टेम्पलेट बनाया है और एक टेम्पलेट बनाने के बाद जैसे हम करते हैं कि एक टेबल बनाते हैं बस उस पर फिल इन द ब्लैंक्स करते हैं, ऐसा नहीं है। क्योंकि उस व्याधि का एक अपना ट्रीटमेंट का एक अपना अपना प्रोटोकॉल होता है और वो अलग अलग होता है, इसलिए उसकी एक उस पर जो विवरण किया है वो भी अलग अलग तरीके से है। तो यहाँ पे हेतु का ज्यादातर विवरण चिकित्सा सन में भी किया है कि हेतुओं पर जरा आप ध्यान दीजिए, मैंने दिया है इस अध्याय में दिया है। अभी यहाँ पे पूर्व रूप, अभी पूर्व रूपम प्रतिष्ठायो दौर्बल्यम दोष दर्शनम अदोषेषु अपि दोष दर्शनम काये अदोषेषु अपि भावेषु दोष दर्शनम काये बीभत्स दर्शनम गृहणित्वम। अभी ये तो अदोषेषु अपि दोष दर्शनम, ये तो आपको कुछ समझाने की जरूरत नहीं है, आप तो देखते होंगे। दोषेषु अपि भावेषु काये बीभत्स दर्शनम, बीभत्स एक अपना रस है, तो भयानक दिखाई देना। ऐसा मैंने एक लड़का देखा था, तो जब अपने हमारा अपने आरती में जो निरंजन जलाते हैं उसकी भी परिभाषा उसकी कुछ अलग ही थी। क्या आग लगाई है ऐसा बोलता था। वो जो निरंजन लगाते थे उस पर भी उसकी परिभाषा थी कि वो जो वहाँ पे दीप में क्या आग लगाई थी। ये थोड़ा सा बीभत्स का दर्शन है। और बीभत्स का दर्शन का मतलब ये दिखाई देना और उसकी एक थोड़ी अच्छा लगना, ऐसा बीभत्स अगर कोई देख लेता है तो ये भी एक पूर्व रूप हो सकता है। बीभत्स देखने की एक इच्छा होना, या जहाँ भी हो बीभत्स अगर दिखाई दे तो जरा थोड़ी अपनी रुचि से
या अपनी जरा थोड़ी ज्यादा मर्जी से ही देख लेना, ऐसे भी ये विभत्स दर्शन व्यवहार में दिखाई देता है। घृणित्व, घृणित्व यानी एक स्वाभाविक अरुचि। कोई अगर कुछ गलत काम करता है या एक समाज के विरोधी या समाज हित के विरोधी काम करता है तो एक थोड़ी हमें अच्छा नहीं लगता, लेकिन ये पराकोटि का घृणित्व यानी कि एक स्वाभाविक अरुचि इतनी बढ़ जाती है कि उसके कुछ गुण भी है अगर उसमें, तो वो सहने की क्षमता नहीं रहती। ये आपको दिखाई देगा। जैसे कि कहते हैं कि आप उनमें जो अच्छा है वो देख लो, लेकिन ऐसे जो पेशेंट होते हैं वो किसी के भी बारे में एक दोष का दर्शन ही ज्यादा कर लेते हैं, और उसके कारण उनका एक थोड़ा सा अलग अलग रहन सहन शुरू हो जाता है, वो समाज में मिक्स नहीं होते। क्योंकि कोई भी अगर उनको आदमी दिखाई देता है तो अगर उसको में कुछ एक भी दोष दिखाई दे तो एक घृणा उत्पन्न हो जाती है, स्वाभाविक रूप से एक चिरंतन घृणा उत्पन्न हो जाती है, और वो उससे अलग रहते हैं। देखते होंगे आप, मेरे तो अभी मेरे कुछ मित्र है, वो भी अभी, हमारी उम्र तो अभी 56-57 हो गई, इसी उम्र में भी अभी ऐसे कुछ एक घृणा वाले लोग हैं। अच्छा है कि उनको राजलक्ष्मी नहीं हुआ है, लेकिन ये उनकी एक किसी भी आदमी के संबंध में आप बात करो, नहीं वो ऐसा ही है, नहीं वो ऐसा ही है, तो एक घृणा उतनी उत्पन्न हो जाती है। अभी आगे वाली बात है, अश्नतश्चापि बलमास परीक्षा। ये थोड़ी देखने लायक बात है। आप यहाँ पे आप अगर स्टूडेंट है तो आप देखते होंगे कि आपके परिचय में जूनियर सीनियर ऐसे भी लोग होंगे कि उनका मांस परीक्षा बल मांस बहुत ही कम है, खाते ठीक है लेकिन बल मांस कम है। तो ये बल मांस कम होना ये अलग बात है, और परीक्षा होना ये अलग बात है। थोड़ा ध्यान दीजिए यहाँ पे, अश्नतश्चापि बल मांस परीक्षया, एक सिर्फ क्षय नहीं है, मांस क्षय के लक्षण जो है वो सिर्फ इतने नहीं है। बल यानी व्यायाम शक्ति, ये भी परीक्षय, विशेषतः क्षय होता है ज्यादा, परीक्षय ज्यादा हो यानी क्षय से भी ज्यादा थोड़ी एक शेड उसमें आ जाती है, ये ध्यान दीजिए। बढ़ता नहीं है तो उसके कारण कुछ अजीर्ण हो सकता है, या कुछ धातु परिणामन की गड़बड़ हो सकती है, या अभी तो एक मेरे पास एक आया था लड़का, तो उसने कहा कि वो थर्ड ईयर बीएमएस में पढ़ रहा है, तो मैंने कहा ये थर्ड ईयर बीएमएस पढ़ रहा है, मुझे लगता है ये कि कुछ 11वीं 12वीं में पढ़ रहा है, इतना वो पूरा पतला बितला था। अभी उसका एग्जामिनेशन जब क्लिनिकल किया तब पता चला कि इसको कृमि है। जिस गांव से आया था वहाँ का एक सब माहौल या पानी जो पी रहा था वहाँ पे गांव में, तो कृमि होना स्वाभाविक था, तो ऐसे कारण भी हो सकता है। लेकिन ऐसे अश्रतश्चापी बलमांस परीक्षा ये अलग बात है, ये आपको ऐसे नहीं दिखाई देगी, थोड़ी अलग सी दिखाई देगी। आप जब पेशेंट देखोगे, आप जाओ कभी ओपीडी में जाओ, घूमो, और ये जब अगर आप एमडी कर रहे हैं तो आपके यहाँ तो जनरल वार्ड में जो पेशेंट आते हैं ऐसे देख लो आप, तो ये आपको दिखाई देगा कि अश्नतश्चापी बलमांस परीक्षा हो सकता है। और यहाँ पे आपको एक व्यवच्छेद करना जरूरी है, क्योंकि ये जो भार उठाने का काम करते हैं उनके मांस पर ज्यादा दिखाई नहीं देगा। ये जो देखते हैं कि आपको बिल्कुल ऐसे पतले पतले होंगे दिखने में, लेकिन उसका बल अच्छा होता है, मांस नहीं होता लेकिन बल अच्छा होता है, क्योंकि रोज 100 किलो के वो जो कट्टे होते हैं वो उठाते हैं, 50 किलो का कष्ट उठाते हैं, यानी कष्ट करते हैं, बल अच्छा रहता है, मांस तो क्षय हो जाता है उनका, और उसका कारण उनका जो व्यवहार है रोज का पेट भरने का उसके कारण। तो ये सब आपको व्यवच्छेद करना जरूरी है। अश्नतश्चापी बलमांस परीक्षाया, तो ये अश्नतश्चापी बलमांस परीक्षा का एक परीक्षण आपको कम से कम 5 या 6 महीने करना पड़ेगा। ऐसे नहीं कि ये अब उसकी माँ बताती ये खाता है लेकिन ये ऐसा ही है, तो ये ऐसा ही है का मतलब आपको 6 महीने कम से कम देखना पड़ेगा ऑब्जर्वेशन, तब जाके आप सोच सकते हैं कि ये अभी आगे चलकर ये यक्ष्मा होने वाला है।
अभी तो कम हो गए, लेकिन जो एक 20-25 साल पहले जो एड्स के पेशेंट थे, वो बिल्कुल ऐसे हमें दिखाई देते थे। अशा शफी बलमावसा परीक्षा, खाते पीते बहुत थे, लेकिन बलमावसा परीक्षा इतना इतना हो जाता था उनका कि बिल्कुल ऐसे पतले दुबले पतले, और वो दिन ब दिन कम हो जाते थे। ऐसे नहीं कि बस कम है वो और 6 महीने उतने ही कम है, ऐसे नहीं। खा रहे हैं लेकिन मांस बढ़ रही रहा है, ये अलग बात है। खा रहे हैं बल मांस बढ़ नहीं रहा है, ये अलग बात है। और खा रहे हैं फिर भी बल मांस क्षय हो रहा है, ये अलग बात है। तो ये आपको अभी जरा थोड़ा व्यवस्थित करना जरूरी है। अभी तो एड्स के पेशेंट ज्यादा दिखाई नहीं दे रहे, लेकिन अभी देखा नहीं है मैंने कि अभी ये जो ट्रीटमेंट जो हो रहा है ना, किसका ये अभी क्या चल रहा है, कोविड। तो कोविड के ट्रीटमेंट के बाद ये बलमास परीक्षा है वगैरह कुछ नहीं होता है। ये तो उनकी शुगर बढ़ती जा रही है, क्या हो रहा है ये अभी जरा थोड़ा उसका भी एक आयुर्वेदिक विश्लेषण करना जरूरी है। तो जो भी देखा है मैंने कि स्टेरॉइड दिए जाते हैं या नहीं भी दिए जाते हैं, जो कुछ दवाई दी है, शुगर बहुत बढ़ रही है लोगों की। जिनको है उनकी भी बढ़ रही है, जिनको नहीं है उनको वो दिखाई दे रही है। तो ये सब जो है, और लक्षण भी ऐसा नहीं कि लक्षण कुछ है, शुगर दिखाई दे रहा है। अभी ऐसा सवाल पैदा हो जाता है कि ये तो पेशेंट तो हमारे पास लेकर आता है कि देखो ये कोविड हो गया था, दवाइयाँ कुछ मैंने खा ली और उसके बाद ये मुझे नहीं था, तो क्या हो रहा है, नहीं कोई होता नहीं कुछ। लेकिन वो जब डिस्चार्ज के बाद में 1 महीने का फॉलोअप में हमने देख लिया तो ये शुगर बढ़ गई। अभी आप शुगर की दवाई दे दो, तो यहाँ पे थोड़ी हमारी एक गड़बड़ हो जाती है। अभी तो चर्चा नहीं करेंगे उसकी, क्योंकि ये अधिकरण नहीं है। लेकिन ये जरा थोड़ा एक अध्ययन का विषय आपके लिए हो जाए, हुआ है, हो जाता है नहीं, हुआ है कि ये क्या हो रहा है, इसमें लीन दोष है या कुछ और गड़बड़ है। या ये जरा थोड़ा एक रिसर्च का अध्ययन का विषय हो जाता है। अगर आप 2-4 लोग मिलकर अगर इस पर कोई थोड़ा एक केस स्टडी करे तो अच्छा होगा। एक 40-50 केस लेकर कि इनको क्या हुआ है कि शुगर थी, बढ़ गई, इनको क्या हो गया है कि शुगर नहीं थी, वो दिखाई दे रही है। दवाइयों का असर है कि इनकी कुछ दुर्बलता थी उसके कारण दिखाई दे रहा है। ये सब आपके लिए अध्ययन का विषय हो जाता है, और आप कर लो। आगे चलते हैं। स्त्री मध्य मांस प्रियता, प्रियताच्या अवगुंठने। स्त्री मध्य मांस प्रियता, स्त्री तो एक विरुद्ध लिंगी का व्यपदेश है, तो पुरुष मांस, पुरुष प्रियता भी हो सकती है। मध्य मांस प्रियता, ये भी लक्षण दिखाई देता है। प्रियताच्या अवगुंठने, अभी ये अवगुंठन यानी सिर्फ व्यक्तिगत नहीं, अकेले में बैठने की चाहत ज्यादा हो जाती है। अंधेरे कमरे में बैठना, लाइट कम करके बैठ जाना, ऐसी एक यहाँ पे ये दिखाई पड़ता है। मक्षिका गुणकेशानाम तृणानाम पतनानि च प्रायो अन्न पाने। आपको अजीब लगेगा, लेकिन अच्छे अच्छे घरों में भी ये पूर्व पाया जाता है। बाकी सब जो खाने वाले बैठते हैं उनके में मक्षिका नहीं होती, इनके यहाँ ये मक्षिका आ जाती है खाने में। इनके बदन पर मक्षिका आ जाती है, इनके बदन पर या इनके खाने में ही केश दिखाई पड़ते हैं, ये जो पेशेंट होते हैं। और सिर्फ राजयक्ष्मा की पूर्व रूप में भी नहीं, बहुत सारे केसेस में ऐसे दिखाई देता है कि इनके बदन पर पर्टिकुलरली जब एक आपकी चिरकाल कुछ व्याधि हो जाता है और या मरण समय आपका नजदीक आ जाता है, तब ये मक्षिका का आना बहुत ज़्यादा हो जाता है वहाँ पे। पर्टिकुलरली कैंसर के केसेस या कुछ क्रिटिकल केसेस ऐसे हैं कि मैंने तो देखा है कि हॉस्पिटल के वार्ड में भी वहाँ पे मक्षिका आ जाती है। आईसीयू में नहीं देखा, लेकिन एक तो केस मैंने देखा था। तब मैं पढ़ रहा था कोलटकर जी के, कोलटकर जी मेरे गुरु जी तब ससुन में थे। तो अब मैं ऐसा ही मेरा हॉस्पिटल बंक मार के गुरु जी के पास चला जाता था। कोई बोलने वाला था नहीं तो मैं ऐसे ही चला जाता था, पढ़ रहा था, फाइनल ईयर में था। तब एक केस अजीब सा आ गया। ये सिर्फ
राजेश की केस नहीं है, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि कैसे दिखाई पड़ता है। तो हम अंदर ओपीडी में बैठे थे और इतनी सारी बदबू आ रही, अचानक शुरू हो गई कि सब लोग खड़े हो गए कि कैसे बदबू आ रही। तो दरवाजे से एक महिला को स्ट्रेचर पर डालकर अंदर आए थे और उसकी पेशेंट की बदबू आ रही थी, तो अंदर लेके आए। अब इतनी बदबू थी कि ओपीडी में जो कुछ 30-40 पेशेंट थे वो खड़े हो गए, बाहर निकल गए वेटिंग रूम में, और डायरेक्ट अंदर आ गई। और उसके साथ उसी पेशेंट के बदन पर ये इतनी मक्षिका घूम रही थी कि जैसे उनका कुछ सम्मेलन चल रहा हो। लगभग 100 के आसपास मक्षिका उस पर मंडरा रही थी, उस महिला के आसपास। ऐसा एक जैसे कि एक पक्षियों का एक सम्मेलन होता है ना, शाम को खाना खाने जाते हैं, पानी पीने जाते हैं, वैसा एक मक्षिकाओं का एक सम्मेलन वहां पे हो गया। इतनी भीषण बदबू मैंने आज तक कभी देखी नहीं थी, आज तक भी नहीं देखी है इतनी बदबू। और तो हुआ था यूं कि उसको डिस्चार्ज मिला था और कहा था कि जाओ, अभी कुछ होने वाला नहीं है। तो ये जा रहे थे, तो रास्ते में किसी एक आदमी ने, बदर आदमी ने बता रहे, ये जहाँ वहाँ पे खोलट करी से वो कुछ ना कुछ जादू कर सकते, तो आप उनके पास लेके जाओ। तो ये उल्टा घर ही जा रहे थे सुसुम से, तो उल्टा घूम के आयुर्वेद वार्ड में आ गए। तो ये सिर्फ दर्शन परीक्षा का एक रूप मैं बता रहा हूँ आपको। और उसके बाद गुरुजी ने चिकित्सा जो कर ली तो वो तो अजीब थी। गुरुजी ने कहा कि बस इस पर दूध की पट्टियाँ रखनी है। गुरुजी ने मुझे पूछा क्या आप कर सकते हो, मैंने कहा बिल्कुल। तो मैं वहाँ पे बैठ गया और बाकी तो कुछ आने वाले तैयार नहीं थे। वहाँ पे जो कर्मचारी थे बोले, वो भी बोले हम नहीं करेंगे यहाँ पे काम। तो गुरुजी और मैं दोनों वहाँ पे बैठकर उनको कहा कि आप दूध लेके आओ, एक आधा लीटर। और वो दूध की पट्टियाँ हम उसकी महिला के पेट पर, कपाल, बाल पर और पैर पर ऐसे दूध की पट्टियाँ हमने रख दी, अपना वो जो गॉज कॉटन रहता है वो, और उस पर चम्मच से थोड़ा थोड़ा दूध डालते हैं। और तब जाके वो सब जो मक्खियाँ थी, मक्षिका थी, वो चली गई लगभग पौन घंटे के बाद। जैसा जैसा दूध वहाँ पे बदन में समाविष्ट होने लगा, वैसे वैसे वे मक्षिकाओं का वो चली गई, बदबू भी कम हो गई। तो सिर्फ ये अलग केस है, इसका कोई संबंध नहीं है। वो राजयक्ष्मा का पूर्व क्या, तो वो तो सब 2 दिन के बाद वो चली गई महिला। जाने वाली थी, उसमें कुछ बचने वाली नहीं थी, लेकिन उनको कुछ ऐसा लगा कि चलो अगर इससे कुछ हो सकता है, तो बाकी भी दवाई ले ली थी गुरुजी ने, लेकिन कुछ असर होने वाला नहीं था। तो ये मक्षिका गुणकेशानाम त्रणानाम पतनानि च, ये व्यवच्छेद का है। इसी आदमी के, इसी महिला के खाने में, या इसी आदमी के या इसी महिला के बदन पर आपको मक्षिका दिखाई देगी। इसी आदमी के या इसी महिला के खाने में आपको केश दिखाई देंगे, बाकी सबके नहीं आएंगे, इसी आदमी के आएंगे। तो प्राय ये दो लक्षण दिखाई देता है। हाँ, हाँ, जैसे कि मैंने कहा कि हर बात जरूरी नहीं कि ये यक्ष्मा का पूर्व हो, लेकिन वापिस एक सोचने की बात होती है कि ये पूछने की बात होती है। उसके बाद नखानांचा अभिवर्धनम, नाखून बढ़ते जाते हैं, हर 2-4 दिन में काटने लगते हैं। स्वाभाविक रूप से हम 7 दिन में एक बार काट लेते हैं, लेकिन ये इनके नख इतने बढ़ जाते हैं ऐसे लोगों के, देखा है मैंने। अभी यहाँ पे भी व्यवच्छेद करना जरूरी होता है। मुझे मालूम नहीं आप सबको पता बताया है मैंने, अम्ल पित्त में ऐसा हो जाता है। अम्ल पित्त जैसा भी क्रॉनिक हो जाता है, पुराना हो जाता है, 1-2 साल के बाद अम्ल पित्त में ऐसी एक अजब संप्राप्ति दिखाई देती है कि वहां पे आपको दिखाई पड़ेगा कि ये नख बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं और केश का पतन हो रहा है। और नख बहुत ज्यादा पड़ रहे हैं यानी कि हर 4 दिन के बाद काटने पड़ते हैं, और बाहर इतने गिर रहे हैं कि पेशेंट को लगता है अभी मुझे एक टक्कर पड़ने वाला है, महिला हो या पुरुष हो। या उल्टा भी हो जाता है।
क्या हो जाता है कि नख को कुछ होता नहीं है, लेकिन बाल बढ़ते जाते हैं और हर 7 दिन में काटने पड़ते हैं, इतने बाल बढ़ते रहते हैं और नखों को कुछ होता नहीं है। ये अम्ल पित्त की बात कर रहा हूँ मैं। तो यहाँ पे कुछ अस्थि का बीमार का गमन की चर्चा मैं वहाँ पे करता हूँ, अभी नहीं करूँगा कि वो, लेकिन ये दिखाई देता है नख, केश और दंत, इनमें कुछ इंटर रिलेशन दिखाई देता है अम्ल पित्त जब क्रॉनिक हो जाता है तब। मैंने उस पर एक लेख भी लिखा था, वापिस एक बार बताता आ हूँ। जाना वो। केश और दंत, इन हाँ, तीनों में कुछ ना कुछ इंटरकनेक्टेड सिम्टम्स 9 तो दिखाई बज गए देते तो। हैं। यानी कि नख बढ़ेंगे, केश कम हो जाएंगे, नख बढ़ेंगे, दंत की विकृति उत्पन्न हो जाएगी। ये सब अम्ल पित्त के कारण हो जाता है, ऐसा एक मेरा अनुभव है। उस पर मैंने लेख भी लिखा था, लेकिन अभी जो चर्चा की जरूरत नहीं। अभी यहाँ पे एक स्वप्न की बातें कर रहे हैं। पतत्रिभी यानी कि पक्षी आना, पतंगेश शापदेश अभिकर्षणम, किसी सिंह ने मुझे एक झटका मार लिया है या गेंडे ने कुछ धड़क मार ली है, से अभिकर्षण हो जाना। स्वप्ने केशास्ति राशिनाम भस्मनशाधिरोहणम। अभी यहाँ पे एक स्वप्न, यह भी आपके लिए एक अध्ययन का विषय हो सकता है। चरक ऋषि ने यहाँ पे सपनों का बड़ा अच्छा विमर्श किया है, इंद्रिय स्थान में किया है। लेकिन अगर आपको थोड़ी मालूमात चाहिए तो एक पूर्व काल में एक वर्तक जी थे, अभी उनका नाम मैं भूल गया। ट्रक आयुर्वेद में उपप्राचार्य थे, बहुत ही, मैं कम से कम 60 साल पहले की बात कर रहा हूँ, ज़्यादा भी होंगे। उन्होंने आयुर्वेद्या, ट्रक आयुर्वेद से आयुर्विद्या ही प्रकाशित, हाँ ट्रक आयुर्वेद से जो आयुर्विद्या प्रकाशित होता है, उसमें उन्होंने एक 60-70 साल पहले सपनों का विमर्श करने की एक बहुत सारी अच्छी एक लेखमाला लिखी थी। अगर आपको मिल जाती है तो अवश्य देख लीजिए। और उसी से तो कुछ प्रेरणा लेके कुछ 2-4 लेख मैंने भी लिखे थे, लेकिन मूल प्रेरणा उनकी थी। बड़ा अच्छा विमर्श उन्होंने आयुर्वेदिक विमर्श सपनों के बारे में किया है। मेरा कुछ अध्ययन करने का इरादा था लेकिन नहीं हो पाया, लेकिन ये सपनों का एक अलग सी बात जरा हो सकती है। जलाशयानां शैलानां वनानां ज्योतिषामपि शुश्रुतां क्षीयमाणानां पततां यच्च दर्शनम। तो पतत्रिभिः पतंगैश्च, इससे लेकर दर्शनम तक, शुश्रुतां क्षीयमाणानां पततां यच्च दर्शनम, यहाँ तक एक स्वप्न की अलग परिभाषा हो जाती है। तो आपके लिए रिसर्च का विषय बनता है कि राजलक्ष्मी के पूर्व रूप में आने वाले स्वप्न और उसका आयुर्वेदीय विमर्श। यानी कि क्या हो जाता है कि ये पतत्रि भी पतंगेश श्रावकेश अभिकर्षण हो जाता है। अभी ये जो लक्षण है, ये आपको धातुक्षयजन्य राजलक्ष्मा के पूर्व रूप में दिखाई देगा या विषमाचन में दिखाई देगा। जलाशयानाम शैलानाम वनानाम ज्योतिषापि शुष्यताम क्षीयमाणानाम, ऐसे दर्शन आपको विषमाचन जब में दिखाई देंगे या धातु क्षयजन्य में दिखाई देंगे। ये सब आपके लिए एक अध्ययन का विषय बन जाता है। तो जरूर आप एक जो पेपर लिखने पड़ते हैं आपको, तो इसका कुछ रैशनल लिखने का जरा प्रयत्न करें कि ये सब स्वप्न क्यों होते हैं और इसका रैशनल है क्या। और यही स्वप्न पढ़ेंगे किसी को, या इसका जो एक मूलभूत आधार है उसी आधार पर जलाशय नहीं दिखेंगे, कुछ अलग और दिखाई देगा, ऐसे कुछ होता है क्या, ये भी आपके लिए एक अध्ययन का विषय बन जाता है। तो एक बड़ा अच्छा अध्ययन का विषय आपको मिल गया, सपनों की मीमांसा और सपनों की विशिष्टता मीमांसा। जैसे कि आपका ये एक अच्छा रहता है विथ स्पेशल रेफरेंस टू, तो वैसे स्वप्न आयुर्वेदीय स्वप्न मीमांसा विथ स्पेशल रेफरेंस टू राजयक्ष्मा पूर्व रूप स्वप्न। ठीक है, तो ये आपके लिए एक अध्ययन का विषय बन गया। चलो आगे चलते हैं।
ये आगे के श्लोक नहीं आ रही है? हम्म, ठीक है। रूपम तो अस्य यथोद्देशम निर्देशामि सभेषजम। अभी अब तक तो ये बता दिया पूर्व रूप। पूर्व रूप के बारे में मैंने कहा कि ये अलग अलग पूर्व रूप है। इस पर भी आप जरा थोड़ा विश्लेषण करें कि कौन से पूर्व रूप शारीर है या मानस है या कुछ सामाजिक है। ऐसा कुछ विश्लेषण करने का प्रयास करें और उसका एक व्यवच्छेद कैसा करें, इस पर भी आप कुछ लेखन करें तो अच्छा होगा। जैसे कि स्वप्न का मैंने कहा, घृणित्वम, ये अपने आप में एक अलग बात है, ये अपने आप में एक अलग विकृति है। तो इस पर भी आप एक निबंध लेखन कर सकते हैं, घृणित्वम। तो घृणित्व का एक प्राथमिक उसका शारीरिक विचार कैसे होता है, मानसिक विचार कैसे होता है, सारता का विचार कैसे होता है, या प्रकृति का स्वभाव कैसा होता है। तो ऐसे मेरे गुरुजी है वैद्य रमेश तामल जी, उन्होंने कुछ मानस भावों पर विवरण किया है। मन उनका एक पुस्तक है, उसमें बहुत सारे मानस भावों पर उन्होंने विवरण किया है। उसी का आधार लेकर आप घृणित्वम इस विषय पर एक थोड़ा बड़ा लेखन कर सकते हैं, करना चाहिए। अंग्रेजी भाषा में हो, हिंदी भाषा में हो तो और भी अच्छा है, लेकिन वो हो जाए तो अच्छा है। और एक बात मैंने कही कि अश्नतश्चापि बलमास परीक्षा, इसका भी व्यवच्छेद आप अगर कर सकते हो तो वो भी आपके लिए एक अच्छा लेखन हो सकता है, क्योंकि प्रैक्टिस में भी तो ये मिलता है। लेकिन प्रैक्टिस में जो मिलता है, अश्नतश्चापि बलमास परीक्षा, अश्नतश्चापि बलमास दिखाई नहीं देता, बढ़ता नहीं है ये दिखाई देता है। परीक्षा नहीं देता ज्यादा, खाता है लेकिन बढ़ता नहीं है, बलमाव से बढ़ नहीं रहा, ये तो दिखाई देता है। परीक्षा होता जा रहा है, इसके लिए परीक्षा कम से कम 4 5 6 महीना जरूरी है। ये मुझे आज तक ज्यादा दिखाई नहीं दिया। यानी कि ऐसी बात नहीं कि ऐसे पेशेंट मेरे पास आते नहीं, इतना ही उसका तात्पर्य है। ऐसे नहीं कि ऐसे होते नहीं है, ऐसे होते होंगे लेकिन मेरे पास आए नहीं, बस इतना ही उसका तात्पर्य। तो ये पूर्व रूपों में भी हमें एक 5 10 कुछ रिसर्च बीज मिल गए, उसको लेकर हम आगे चलते हैं। रूपम तो अस्य यथोद्देशम निर्देशामि सवेशजम, यथा स्वेन उष्मणा पाकम शारीरा यान्ति धातवः। यथा स्वेन उष्मणा, अपने अपनी उष्मणा के, पाकम धातवः, शारीरा धातवः पाकम यान्ति। श्रुतसांच यथा स्वेन धातु पुष्यन्ति धातुतः, धातुओं से पोषण होता है। यथा स्वेन श्रुतसा, वो तो सब पहले चर्चा आ गई है शरीर में, इसलिए यहाँ पे नहीं करें अभी। श्रोतासाम संनिरोधाच रक्तादीनांच संक्षयात, एक जो अभी संप्राप्ति में उन्होंने बात कही, श्रोतांसि रुधिरादीनां वैषम्याद विषमं गताः वृद्ध्वा रोगाय कल्पन्ते पुष्यन्ति न च धातवः। तो ये धातुओं का पोषण ही नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? श्रुतसांच यथा स्वेन धातु पुष्यन्ति धातुतः, ये नहीं होता है। तो श्रोतसों में निरोध होने के कारण क्षय होता है। अब ये क्षय अलग बात है कि स्रोतों में संनिरोध होने के कारण, धातुओं का पोषण न होने के कारण अनुत्पाद रूपी क्षय है। ये धातु उत्पन्न हो गया है और उसका व्यय हो रहा है, ऐसी बात नहीं है, ये अलग बात है। क्या बात है कि अनुत्पाद रूपी क्षय, धातुष्मणांच सुतसाम निरोधात रक्तादीनांच संक्षयात तत्वष्मणांच अपजयात राजरेक्ष्म प्रवर्त। तो धातु के जो उष्मणा है उसका अपचय होता है,
और उसके कारण जो भी घटना घटती है। अभी यहाँ धातुष्मणांश अपचय, ये बात पर थोड़ा सा एक 5 मिनट पे वर्णन करेंगे। जैसे कि आप जानते हैं, मंद अग्नि, ये बात अलग है, और क्षीण अग्नि, ये बात अलग है। अभी यहाँ पे जो बात हो रही है वो अग्नि के क्षीण होने की बात हो रही है। मंद जो होता है उस पर आवरण जब बैठता है तब उसको मंद हो जाता है, दोषों के कारण वो अग्नि मंद हो जाता है। जैसे कि व्यावहारिक उदाहरण देते हैं, अगर आप अभी गैस इस्तेमाल करते हैं और तो गैस की जो बर्नर होते हैं उस पर कहीं एक थोड़ा बहुत तेल चढ़ जाए, या कुछ आपने ऐसे कुछ पानी है उसमें, तो उसमें से गैस पूरी निकलती नहीं है और गैस पूरी तरीके से बर्नर फैलता नहीं है, तो इसको हम कह सकते हैं मंद हो जाना। पुराने काल में जो लकड़ियों से जलाते थे तब लकड़ियों पर एक रक्षा उत्पन्न हो जाती थी, उसके कारण उसका पूरा का पूरा बल दिखाई नहीं देता था, तो उसको भी कह सकते हैं मंद हो जाना, आच्छादन हो जाना। आच्छादन होने के कारण वो मंद हो जाता है। लेकिन वो जब बड़ा लकड़ी का ये है, वो जब सूखने ही लगता है, समाप्त तो होने लगता है, तब उसको कहते हैं उसका अपचय होना या क्षीण होना। अब उसकी दोनों की चिकित्सा अलग अलग है। जब आप पर आवरण आ जाता है तब आपको ये जो क्या कहते हैं, मराठी में फोंकड़ी कहते हैं, वो जो एक नलिका होती है, उससे आप वो जो लकड़ी है उस पर की जो, या पंखे से उस पर की जो रक्षा जमा होती है वो दूर कर लेते हैं, और अग्नि प्रज्वलित होता है, दिखाई देता है, उसका काम भी अच्छी तरह से दिखाई देता है। लेकिन अगर आपने वहां पे पाया कि नहीं ये अभी लकड़ी ये खत्म ही हो रही है, तो आपको थोड़ा घी डालना पड़ेगा, नहीं तो तेल डालना पड़ेगा, और थोड़ी लकड़ी जमानी पड़ेगी उसमें। तो ये होता है जब, अभी तो आपकी आप में से किसी ने लकड़ी पर कुछ ये नहीं पकाया होगा, हो सकता है कभी दवाइयाँ बनाई हो, तो ये अनुभव आपको आया होगा क्या होता है। लकड़ियों पर ज़्यादातर अभी कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं रहती, लेकिन जब ट्रैकिंग को जाते हैं तब अभी तभी भी आप गैस लेकर जाते हैं, नए बच्चे आप लोग सब, तो आपको भी लकड़ी पर कुछ खाना बनाने की ज़रूरत नहीं लेती, तो ये अनुभव नहीं आता। लेकिन हमने कुछ लकड़ियों पर, यद्यपि मैंने कुछ खाना बनाया नहीं है, लेकिन बचपन में मैंने देखा है कि सिगड़ी पर वो कोयले जलाकर खाना बनाते थे हमारे घर में, हमारे जो गांव था वहाँ पे, तो चूल बोलते हैं मराठी में, उसमें खाना बनाते हुए मैंने देखा है, छोटा था बच्चा। और जब ट्रेकिंग करता था उस समय तो मैं ही खुद खाना बना लेता था, तो ये सब मैंने देखा है। दवाइयाँ बनाते थे हम लोग, जितने भी गुगुल बिगुल बनाए थे वो सब ऐसे ही लकड़ी पर ही बनाए हैं। गैस नहीं मिलता था, और ये कुछ अलग कारण होते थे, तो ऐसे ही हम बाहर किसी के घर पे या ग्राउंड पे ही बनाते थे, तो ये देखा है हमने। तो ये अपचय, धातुष्मणांश अपचय, अपचय हो जाना। क्षय के विरुद्ध है अपचय, और क्षय पे प्रधा तो कुछ ज्यादा बढ़ावे की शेड है उपचय। उपचय, क्षय, उपचय और अपचय, और ये बिल्कुल विरुद्धार्थी शब्द है। तस्मिन काले पचत्यग्निर यदन्नम कोष्ठ संश्रितम, ऐसे काल में पचती अग्नि, अभी ये आधा पका हुआ या इसकी जो क्षीण ही हुआ है, ऐसा अग्नि जो कुछ बनाता है, खाना जो पकाता है, वो मली भवती, वो मली भवन होता है उसका। तत् प्रायः कल्पते किंचित ओजस से, किंचित ही उसका ओज उत्पन्न होता है, मलिनीकरण हो जाता है। अभी यहाँ पे किट्ट और मल में अंतर है। किट्ट तो किसी काम तो आता है, क्योंकि वो एक अवस्थिक अवस्था, ये तत्कालीन अवस्था है किट्ट। लेकिन मल जो हो जाता है वो एक फॉरेन बॉडी हो जाता है, यानी बाहर त्याग देना ही जो होता है। अभी आपको अगर देखना है तो ये ऐसा करके देखिए, कुछ तेल पकाइए ऐसे पूरे, बिल्कुल खत्म हो रहे अग्नि पर आप तेल पका के देखिए क्या होता है उसका। एक बहुत ही बुरा हाल हो जाता है, नहीं होता वो। और फेंक देना पड़ता है।
और मली भवती तत्प्रायः कल्पते किंचित ओजसे। मली भवन होता है और मल का कारण त्याग देना पड़ता है, तो कहा जाएगा वो उसका पुरुष हो जाता है। लेकिन ये उस पुरुष में ऐसी बात नहीं है, क्योंकि जो कुछ पकने लायक है वो भी उधर ही पक मलिनीकरण हुआ है, ऐसा पड़ा रहता है। तस्मात् पुरुषम संरक्षम, तस्मात् उसी कारण उसके पुरुष का संरक्षण करना पड़ता है। विशेषाद राजलक्ष्मण अभी सर्वधातु क्षय तस्य बलम तस्य वेद बलम, बहुत ही गंभीर अवस्था है ये सिर्फ राजयक्ष्मा की नहीं है, बहुत सारे जैसे कि क्रिटिकल पेशेंट हो जाते हैं, पर्टिकुलरली आईसीयू से निकलते हैं, उसके बाद एक ऐसा हो जाता है कि मल प्रवृत्ति होती नहीं है और बहुत सारे प्रयास करने पड़ते हैं। ऐसे कुछ मेरे अनुभव है कि आईसीयू से निकले, कल्पना नहीं थी कि निकलेंगे बाहर या नहीं, बाहर आ गए तो मैं कुछ थोड़ा मैं अपनी क्रेडिट है उसमें कि मेरी ट्रीटमेंट से बाहर आ गए आईसीयू से। लेकिन उसके बाद ये पुरुषम संरक्षण, राजलक्ष्मा नहीं था उनको, लेकिन ऐसी अग्नि का तो सत्यानाश हुआ था, यही संप्राप्ति बिल्कुल हो गई थी। आईसीयू में कुछ 12, 15, 14 दिन हुए थे उनको, उसके बाद वो आ गए तो अग्नि का तो सत्यानाश हुआ था। और बाहर आके पेशेंट ने कुछ जो उनके सगे वाले थे उन्होंने आईसीयू से बाहर आने का जो आनंद हुआ था, उसके बाद उनको खाना देना शुरू कर दिया और उसके कारण वो जो कुछ भी खाना था उसका मलीभवन शुरू हो गया, क्योंकि अग्नि काम ही नहीं कर रहा था। और उसके बाद उनको ये मल का अवष्टम्भ हो गया, मतलब बाहर नहीं, मतलब उत्पन्न तो होता था लेकिन बाहर नहीं पड़ता था। तो जो कुछ भी हुआ वो लिखा है मैंने, एक केस लिखी है, मैं भेज दूंगा आपको, ऐसा भी होता है। तो ये तस्मात पुरुषम संरक्षण, संरक्षण यानी उसका जतन नहीं करना है, तो बाहर तो पढ़ना चाहिए, लेकिन जितना हो सके ऐसे लोगों को, जिसको हम अनुलोमन कहते हैं या वेदन कहते हैं, ऐसी चिकित्सा नहीं, उनका स्नेह जितना आप बढ़ाएंगे, उसके स्नेह के कारण थोड़ा सा ऐसा स्नेह जो चाहिए कि जो थोड़ा अग्नि का दीपन करेगा, और अग्नि का दीपन होने से जो मलीभवन हुआ है वहां पे थोड़ा सा कुछ काम हो जाए अच्छी तरह से, और धातु का ऊष्मणा बढ़ जाए, ऐसे कुछ होने के कारण अल्टीमेट रिजल्ट उसका हो कि मल अपने आप से चला जाए। और पेशेंट तो ऐसे होते हैं कभी कभी, तो अभी मैंने बहुत सारे पेशेंट ऐसे देखे हैं, तो वो बोलते हैं कि मैं मल का इतना अस्वस्थ हो जाता हूँ कि मैं उसमें अंगुली प्रवेश करके मल के एक कुछ पत्थर जैसे नुमा जो मल होता है वो बाहर निकालता हूँ। तो ऐसे जो राजयक्ष्मा होते हैं आप हॉस्पिटल में देख सकते हैं, इनका जो मल होता है वो पत्थरनुमा होता है, जैसे बिल्कुल छोटे छोटे पत्थर हो, और जब निकलता है तब उनको ये जो बात कह रहे हैं ना कि सर्वधातु क्षार से बलम तो से ही वेड़ बलम, ऐसे लोगों को जब मल प्रवृत्ति होती है किस तरीके से, बस्ती देने से, वो कभी कभी सर्जिकल ट्रीटमेंट भी करते हैं, इनर डायलेशन करते हैं। इनर डायलेशन करने के बाद ऐसे लोगों का अगर मल निकलता है तो उनको मरणवत यातना हो जाती है, ये उसकी एक अलग बात है। मरणवत यातना यानी वो चिल्लाते हैं। मल प्रवृत्ति होने के बाद स्वाभाविक रूप से मल जब निकल जाता है तब तो हमें अच्छा लगता है, आदमियों को अच्छा लगता है, लेकिन इस पेशेंट की एक विशेषता होती है कि जब ऐसे लोगों का मल बाहर निकलता है, और ये सिर्फ राजयक्ष्मा की बात नहीं कर रहा हूँ, आईसीयू में दीर्घकाल रहने वाले या कुछ दीर्घकाल चिकित्सा लेने वाले पेशेंट के बारे में भी बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पे आपको एक व्यवच्छेद करना जरूरी है कि तस्मिन काले पश्चिम, ये भी आपके लिए रिसर्च का एक माहौल बन जाता है, एक सूत्र बन जाता है कि धातुष्मणांच्या अपश्यात राजयक्ष्मा प्रवर्तते, तो ठीक है, तो अपनी अपनी संप्राप्ति से होगा। लेकिन पहले की संप्राप्ति कुछ और ही भी है ये, लेकिन यह परतंत्र रूप में आ गया, तो मली भवती तत्प्रायः कल्पते, मली भवती तत्प्रायः, ये सूत्र महत्वपूर्ण है। और तस्मात् पौरुषम संरक्षण विशेषत राजयक्ष्मणा, ये भी सूत्र यहाँ का, इस सूत्र का हम अतिरेक कर सकते हैं। और जैसे कि मैंने कहा कि इनकी विशेषता क्या है,
इनका जब मल बाहर निकल जाता है तब वो चिल्लाते रहते हैं। तो यहाँ पे पूरी का रक्षण करना है। और अभी टाइम खत्म हो रहा है, तो अगली बार यहीं से शुरुआत करेंगे हम। आज के लिए इतना काफ़ी है।